फैसल साहब को आप इंस्पिरेशन मानते हैं? जी बिल्कुल सर, फैसल साहब इंस्पिरेशन है क्योंकि उनकी वजह से ये पता चला मुझे कि ऐसा कोई एग्जाम है और मुझे उस चीज की तैयारी करनी चाहिए। सर बहुत एक्साइटेड है, आपकी आंखों में रोना आ रहा है, इतना क्या एक्साइटेड सर है? क्योंकि सर क्लास 8 तक क्या होता था, जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे को यहाँ अटेंशन नहीं देते। अगर आप किसी बच्चे को अप्रिशिएट करोगे उनकी छोटी सी हिम्मत को, ऐसा नहीं कि उसको कुछ बड़ा करना है, अगर आप गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीरजादा डॉक्टर रासिक हमीद साहब मौजूद है। मैं एक शायरी से इसका आपको ये बता सकता हूँ, अपनी जर्नी को समाऊंगा क्योंकि मैंने डाउन्स देखी है। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर आजार हूँ। है ऊंच नीच से परे, मीन्स मैं इस प्रिपरेशन में सिलेक्ट होता इस एग्जाम में नहीं, ये सब मैंने नहीं सोचा था, मुझे बस बेस्ट देना था। है ऊंच नीच से परे, मजाल आंख में लिए, मैं लड़ पड़ा हूं रात से, मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है, वो रात से था डर गया, वो शाम से था जल गया। मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ इनसाइडर और मैं आपके साथ नासिर अली। आज वादी लोलाब के पीरजादा रासिक हमीद साहब ने वादी लोलाब का नाम जो है रोशन किया। वादी लोलाब का नाम ही नहीं बल्कि हमारे जिले का और जिले के साथ साथ वादी कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया। डॉक्टर साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ, बहुत सारे लोग इस चीज को जो है काफी चर्चे हो रहे हैं और लोगों में जो काफी बड़े बड़े चर्चे हो रहे हैं, तो कैसा हुआ और कैसे हुआ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर मैंने इसको पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया, 2 साल की प्रिपरेशन के बाद मैंने इसको क्वालिफाई किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं 2 सालों ने मुझे इस काबिल बनाए कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूं। इसमें बहुत सालों की मेहनत लगती है। मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो मैटर करता है। मैंने पूरे 10-15 सालों में मैं कितनी स्ट्रगल मैंने की है, उस सब का कल्मिनेशन ये है कि मैंने ये क्वालिफाई किया। मैं इस चीज को एक शायर से मैं सर ये आपसे कहूंगा कि मुझे ऊंचाई पे देख के हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाई पे देख के हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, पहला क्रेडिट जो है अल्लाह के बाद किनको जाएगा? सर बिल्कुल मेरी फैमिली को जाएगा, मेरे माँ बाप को जाएगा, मेरे भाइयों को जाएगा, मेरी बहनों, तीनों बहनों को जाइएगा, मेरे रिलेटिव्स को जाएगा, मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंटली जो मेरा दोस्त रूममेट रहा है पिछले 2 सालों में, जिसके साथ मैंने ये तैयारी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह एंड में उसी के साथ ही हमने JKPS का सफर ये किया। उनका नाम राहिल अमीन है, उनकी रैंक इस बार 109 आई है। 2 साल हमने रूम शेयर किया, एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, जो भी लोज थे उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका साथ देता था। और इससे अच्छी क्या बात होगी, क्या मिसाल होगी किसी दोस्ती की कि आप किसी के साथ 2 साल स्ट्रगल करते हो और इन द एंड आपका एक ही रूम में आप अपना रिजल्ट देखते हो और दोनों कामयाब होते हैं। सर प्लस मेरे टीचर्स का जिन्होंने बचपन में से लाइट हाउस से लेकर अनवर मेमोरियल हाई स्कूल लालपुरा और गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम जो है, वहां पे मेरी बहुत ज्यादा ग्रूमिंग हुई। वहां पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। अब्दुल रहमान उद्दू साहब है, नजीर अहमद नजार साहब है, फरीद साहब है, वो कैसर साहब है, बहुत सारे टीचर है। सबका नाम मकबूल साहब है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे सोगाम हायर सेकेंडरी में। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ग्रूम किया है, बहुत केयर किया है मेरा। और वहां पे मुझे अलाउ हुआ कि मैं अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी जो मेरी सोच है, अपनी एस्पिरेशंस है, उनको ये करूं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है हमारी स्कूलिंग में हर बच्चे को अटेंशन नहीं मिलता है, तो उनमें टैलेंट होता है। ऐसा नहीं कि मैं आज शायद अच्छा हूं तब नहीं था, मेरे पास तब भी यही दिमाग था, तब भी यही सोच थी, लेकिन शायद अटेंशन सब बच्चों को हम नहीं देते हैं। हमारे स्कूलों में क्या होता है जो फर्स्ट लाइन में होते हैं उन्हीं पे अटेंशन जाता है। लेकिन टीचर्स को ये समझना चाहिए कि शायद बैक साइड पे बैठे हुए हैं बैंक बेंचर्स जो है, शायद उनमें भी कोई है बंदा जिसको आपका एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। तो इस चीज को हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन सोगाम हायर सेकेंडरी में मैं इसीलिए उस हायर सेकेंडरी का हमेशा क्यों नाम लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे UPSC नहीं पढ़ाया वहां पे, उन्होंने मुझे JKPSC नहीं पढ़ाया वहां पे, उन्होंने लेकिन मुझे क्या किया उसमें पावर ऑफ एप्रिसिएशन बोलता हूँ। मुझे अभी भी याद है जब क्लास 9th में वहां पे गया, तो जब सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है, तो मेरी टर्न थी उस टाइम दिन की वहां पे सामने बोलने की, तो मैंने कुछ लाइन्स खुद लिखी थी और मैंने वो बोली थी। तो वो बहुत टूटी फूटी लाइन्स है, मुझे अभी भी याद है। एक इंसान जिसको मैं, जो इंग्लिश में और लिटरेचर में बहुत बड़े इंसान है, वो बहुत बड़े आलिम है, अब्दुल रहमान उद्दू साहब, तो वो आए, मुझे अभी भी वो याद है। मैं कहाँ से बिलोंग? वो दिवर लोलाब से बिलोंग करते हैं। मुझे अभी भी ये याद है, ये चीज मैं अभी भी ये फील करता हूँ। जब पहली बार
किसी इंसान ने मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे मेरे कान में बोला कि आप, मैं अभी भी गूज बम्प्स मुझे आ रही है बोल के, क्योंकि पिछले 15 सालों में जब भी मैं लो फील करता था, मैंने इस चीज को याद करके मैं हमेशा रोता था कि किसी इंसान ने मेरे ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के कान में बोला कि आप बहुत अच्छा बेटा लिखते हो। कितना एक्साइटेड है आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब ये चीज याद करके कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरे टीचर्स को मुझ पर शायद अगर थोड़ी सी खुशी हुई होगी। डॉक्टर साहब बहुत एक्साइटेड है, आपकी आंखों में रोना आ रहा है, इतना क्या एक्साइटेड सर? क्योंकि सर क्लास 8 तक क्या होता था, जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे को यहाँ अटेंशन नहीं देते। अगर आप किसी बच्चे को अप्रिशिएट करोगे उनकी छोटी सी हिम्मत को, ऐसा नहीं कि उसको कुछ बड़ा करना है, अगर आप छोटी सी अच्छाई किसी में देखते हो, अगर वो टीचर उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे, शायद उस बच्चे में ज्यादा हिम्मत मिलती है वो चीज करने की। लेकिन उस वहां पे क्या हुआ, उस स्कूल ने मुझे क्या दिया है, नजीर अहमद नजार साहब, अब्दुल रहमान उद्दू साहब, उन्होंने मेरी ऐसी छोटी चीजों को वहां पे अप्रिशिएट किया जो शायद दुनिया में कोई नहीं करता। मुझे अभी भी नजीर साहब की वो बात याद आती है, कल जाके आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कल जाके आप लोगों को बड़े बड़े डॉक्टर बनना है, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं आएगा आपको अगर हिम्मत नहीं करोगे। तो वो चीजें मेरी, जब भी मैं इस जर्नी में था, उस स्कूल से मैं 2012 से निकला हूँ, लेकिन वो स्कूल मेरे से नहीं निकला। मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, दो मुझे उन टीचर्स के साथ पिछले 10 सालों में एक बार भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है और कैसे है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मेरी इस छोटी सी हिम्मत से जो एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, अगर उनको जरा सी खुशी मिली होगी तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब समझूंगा, और उस दिन मुझे सच पे अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड होगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया। तो क्या सोच के रखा डॉक्टर साहब, पोस्टिंग तैनाती होने के बाद, एक कुर्सी संभालने के बाद, क्या सोच के रखा है एक जनरल जो पब्लिक है, खासकर गरीब युवा के लिए? बस सर, मेरी जिंदगी का यही मकसद है, मैं जहां भी जाऊं उस एरिया का वो इंसान जिसका कोई नहीं होगा, जिसका कोई नहीं जानने वाला होगा, शायद वो उस दुनिया, उस एरिया का सबसे ज्यादा गरीब इंसान होगा, उसको कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, वो भी ये हिम्मत करे, उसके भी दिल में ये उम्मीद हो, नहीं यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बंदा आया है ये मेरा है, मैं इसके पास जब जाऊंगा उसको कुछ ये नहीं आएगी कि मुझे कोई जानने वाला नहीं है, बस वो ये समझेंगे कि हमारा बेटा यहाँ पे है, बस इतना ही मेरा ख्वाब है। और ऐसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मैं ऐसा इंसान बनूं कि मुझे देख के लोगों की ये लगेगा कि नहीं, हम मुझको देख के लोगों की उम्मीद जागे कि हमारा काम करेगा। बाकी चीजें आती जाती रहती है, लेकिन इंसानियत कहीं नहीं मिलेगी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जहां पे जाओगे, रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, कौन लोग होंगे इनको हमें नहीं देखना है, इंसानों को इंसानों की तरह देखो, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत दिखेगी और जिंदगी जो है बहुत आसान लगेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है जी सर। आपकी अल्लाह करे आपकी पोस्टिंग जो है लोलाब तैनात होनी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। लोलाब में अगर देखा जाएगा युवा काफी ज्यादा बेरोजगार है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल जो है वो काफी ज्यादा कम है, तो टूरिज्म के हवाले से क्या राय रहेगी, कैसे हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे वादी लोला में? सर, वी हैव अ ह्यूज अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल इन लोला वैली, बट उसकी कुछ रीजंस है कि ये अभी अनटैप्ड क्यों है। एक है सर लैक ऑफ कनेक्टिविटी, सिंस लोलाब की जो एंट्री है एक ही साइड से होती है, जो पेंडिंग इशू है लोलाब बांडीपुरा टनल का, अगर वो हो जाता तो एक इजी एक्सेस मिल जाता है लोगों को टूरिज्म पे। लेकिन अभी अगर आप मुझसे, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या हमें करना चाहिए, पहला यह है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। लोलाब का जो ये पोटेंशियल है टूरिज्म का, इसको हमें मीडिया पे लाना है, इसको हमें टूरिज्म मैप पे लाना है, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है इंफॉर्मेशन की, ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी जगह यहाँ पे। दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे रेजिडेंशियल हट्स बनाने चाहिए, होटल्स बनाने चाहिए, ताकि जो लोग दूर से यहाँ पे आए वो यहाँ पे रिजाइड कर पाए। तीसरी ये है कि हमें थोड़ी सी जो उन एरियाज पे जो है, जो यहाँ पे टूरिस्ट एरियाज है, वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी सी हमें बढ़ानी चाहिए बाय सीसीटीवी कैमरास, ताकि जो लोग वहां पे आए वो अच्छे से अपना वहां पे एंजॉय कर पाए। बाकी हमें यहाँ पे कमी ये है कि जो टूरिज्म वर्कर्स है उनका हमें बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है एक वक्त आएगा जो यहाँ पे अनटैप्ड टूरिज्म पोटेंशियल है ये ग्लोबल मैप पे आएगा और लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर किसी सक्सेस में जो है पहले अल्लाह ताला का साथ होता है, उसके बाद जरूर फैमिली का साथ होता है। आज डॉक्टर राशिद साहब की फैमिली जो है, इनके मामू हमारे साथ मधु होने वाले हैं। आपका खैर मकदम है, बताइए आपका कितना योगदान दिया आपने डॉक्टर साहब को? जनाब जी, मैं समझता हूँ मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मुझे डॉक्टर राशिद जैसे बन है, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को पहले से ही जानता हूँ, बचपन से अच्छी तरह जानता हूँ। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, शुरू से ही सुमुसलात पाबंद है,
शुरू में डॉक्टर साहब एक एवरेज स्टूडेंट थे, मगर अल्लाह का करम जब डॉक्टर साहब ने जिस मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया बाहर, तब से डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से अपनी कामयाबी को आगे लिया। और डॉक्टर साहब उधर एक होनहार लड़के माने जाते थे। हर एग्जाम में यानी बीडीएस कोर्स के हर एग्जाम में डॉक्टर साहब अव्वल रहते थे। क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने मेडिकल कोर्स कंप्लीट किया, उस डॉक्टर साहब को मेरे साथ अक्सर फोन पे बातचीत रहती थी, क्योंकि एक तरफ से मेरे भांजे है मगर दूसरी जानिब ये मेरे साथ हर एक अपना मामला शेयर करते थे। डॉक्टर साहब ने जो ही अपनी ये डिग्री पूरी कर ली, डॉक्टर साहब ने मुझे फोन किया, मुझे इस वक्त भी याद है कि मामू जी आप मैंने कंप्लीट किया है ये कोर्स, आप मुझे सर्टिफिकेट जल्दी ही मिलने वाली हैं। और मैंने उनसे कह दिया डॉक्टर साहब आप आइए वापस, आप अपना क्लिनिक लगाइए और भी हम 2-4 लड़कों को आपके साथ एडजस्ट करेंगे, तो आप अपना काम शुरू कीजिए। क्योंकि आपको आपके वालिदैन तो आपके बाप रिटायर होने वाले हैं, यू कैन हेल्प हिम इन दिस, यू कैन अर्न समथिंग, हेल्प योर पेरेंट्स नाउ। डॉक्टर साहब के जो पापा है वो पब्लिक सर्विस में उन्होंने काफी योगदान दिया है और बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहे, उनका कैसा योगदान रहा? ठीक है सर, डॉक्टर साहब के जहाँ तक वालिदैन का ताल्लुक है, उनके बाप का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के वालिद एक बहादुर आदमी है। बहुत सारे मुश्किलात भी अगर उन्हें इससे फेस करनी पड़ी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की तरफ जितनी तवज्जो डॉक्टर साहब के वालिद ने दी है, शायद मैं कहूँगा और कोई शायद नहीं दे सकता है। डॉक्टर साहब के वालिद चूंकि एक तरह पब्लिक सर्वेंट थे, खुद ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, पहन सकते थे, लेकिन बच्चों की हर एक जरूरत खुशी से पूरा करते थे। वालिदैन का खास रोल है इसमें। मैं ये पूरी तरह ये कहूंगा, अगर डॉक्टर साहब को ऐसे वालिदैन ऐसे बाप न होते, शायद ये कामयाबी मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर साहब जो क्रेडिट है अल्लाह के बाद किसको क्रेडिट देना चाहिए? सर बिल्कुल सर, मेरे माँ बाप का, मेरी पूरी फैमिली का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे दोस्त है जो इस प्रिपरेशन में मेरे साथ थे, मेरे रूममेट थे और उनकी भी सिलेक्शन हो गई है पहले अटेम्प्ट में। राहिल अमीन उनका नाम है, 109 उनकी रैंक है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से है वो। मेरी मामू का रोल है, मेरे टीचर्स का रोल है, मेरी बहन का रोल है, बहुत सारे सर ऐसे लोग हैं मेरे टीचर्स जो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल। जो क्रेडिट है वो किनको जाएगा? टीचर्स में सर अगर क्रेडिट देना है मुझे, एक है अब्दुल रहमान उंतु साहब जो लोलाब से ही है, नजीर अहमद नजार साहब है सर, खजर मोहम्मद साहब है सोगाम से, फरीद साहब है, कैसर साहब है फ्रॉम कुशन लोलाब। सर बहुत सारे। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि सच में आपका क्या इरादा था कि मैं एक ऑफिसर बन के सिविल सर्विस में अवाम की खिदमत करूं? क्या सोच के रखा था आपने? जी सर बिल्कुल सर, मेरा पहले से ये ख्याल था कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा। तो जो ही मेरी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुई, तब मैंने फुल फ्लेज्डली तैयारी की सिविल सर्विसेज की। और बिल्कुल मैं एम तो यही था हमेशा से कि मैं इस बड़े एग्जाम को क्रैक करके एक ऐसी प्रोफेशन में आ जाऊं जहां पर मुझे मौका मिलेगा लोगों की खिदमत करने का और बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का। जी सर। डॉक्टर साहब और एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि बहुत सारे लोग जो है जो डिमोटिवेट है, कहीं एक कोचिंग करके बैठते हैं, कहीं कुछ जिनको गाइडलाइंस है, क्या इसमें कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है या गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा पेरेंट्स का क्या रोल है? ये चीज आप बता दीजिए हमारे व्यूअर्स ऑडियंस को। सर गाइडेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। गाइडेंस के बगैर ये एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि बिना गाइडेंस के एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इसका सिलेबस तो वेल डिफाइंड है, बट यहाँ पे सोर्सेज की अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम उस जगह पे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं जिसको मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स बोलते हैं, मतलब आप गलत जगह पे एफर्ट्स लगा रहे हो। तो यहाँ पे ये गाइडेंस होनी चाहिए कि जो 3 टियर का एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है और फिर पीटी है, हर एग्जाम की क्या क्या डिमांड है और मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ इसको मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो गाइडेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये फायदा है कि अभी गाइडेंस बहुत इजी हो गई है बाय ऑनलाइन मोड। अभी ऑनलाइन सारी गाइडेंस अवेलेबल है, सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, सोर्सेज अभी फ्रीली अवेलेबल है। तो सर गाइडेंस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सर आपने सपोर्ट की बात की, तो बिल्कुल मुझे मेरी फैमिली का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे मामू का जो मेरे साथ बैठे हैं इनका, मेरे टीचर्स का, हमेशा हर एक लोग का मेरे बनने में, मेरे एग्जाम क्वालिफाई करने में। कभी आप डिमोटिवेट हुए कि मैं छोड़ूं, अब मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊं,
ऐसा कुछ आपको कुछ थॉट कभी कभार मिला? सर डिमोटिवेट तो मतलब लो तो फील करता है इंसान प्रिपरेशन में, क्योंकि ये एक बहुत लंबी जर्नी है। आपको हर दिन उठना है, हर दिन पढ़ना है, आपका सोशल लाइफ बहुत कम होती है, तो हर दिन आपको पॉजिटिव नहीं होगा, कभी टेस्ट में आपका स्कोर कम आएगा, तो डिमोटिवेट तो इंसान होता है उस चक्कर में। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं डिमोटिवेट हुआ कि मैं प्रिपरेशन ही छोड़ दूं, क्योंकि ये डिसीजन मेरा खुद का था, ये मेरा खुद का ड्रीम था, एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दिस एग्जाम। कुछ बच्चे जो है ऐसे भी होते हैं कि जो अपने माँ बाप के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, कि अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहे हैं, हालांकि ऑफिसर्स को कल जाके पब्लिक सर्विस में डील करनी होगी, ओबियसली पब्लिक को समझाना होगा, पब्लिक में डील करने होंगे। आज ऐसे बच्चे भी जो है जो अपने माँ बाप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उन तक एक अच्छी गाइडलाइंस और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर मुझे लगता है दुनिया में सबसे इजी अगर किसी को समझाना है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप ही खुदा के बाद अगर इस दुनिया में कोई अपने किसी बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोच सकता है और सिर्फ अच्छा सोच सकता है, वो माँ बाप है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप के डिसीजंस, माँ बाप की सजेशंस कभी इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं हो सकते एक बच्चों के लिए। दो उनके डिसीजंस क्यों इम्प्रैक्टिकल कभी हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो डिसीजन है ना वो मोस्टली इमोशन बेस्ड होते हैं। शायद उनमें ऑब्जेक्टिविटी कम होगी, लेकिन वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा हो, उनके बच्चे के साथ अच्छा हो, कभी बुरा ना हो, कभी ये कोई रिस्की स्टेप दो। सिविल सर्विस इतना रिस्की जो जर्नी है, शायद इसीलिए माँ बाप सोचता है पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये उस बच्चे पे है, वो अपने माँ बाप को समझाए और पहले उनका ट्रस्ट जीते। अगर वो ट्रस्ट जीतेंगे उनका, वो उनके सामने मेहनत करेंगे, वो कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि उनके माँ बाप पे उनके ट्रस्ट हो। मुझे नहीं लगता है कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रोकेगा, कोई भी उनके जो ख्वाब है, उनके जो ड्रीम है, उनको फॉलो करने का। जी डॉक्टर साहब, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे आप जो इसके लिए प्रिपेयर होंगे? उनके लिए क्या बुक्स है, क्या कुछ कोचिंग है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे आप? सर इस एग्जाम का एक वेल डिफाइंड सिलेबस है जी, इसमें 2 पार्ट्स फिर आते हैं। मतलब प्रीलिम्स के लिए अलग डिमांड है, मेंस के लिए अलग डिमांड है, और पीटी जो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जिसको बोलते हैं उसकी अलग डिमांड है। प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं तो ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, तो बुक्स तो वही बेसिक्स है, हर कोई वही बुक्स पढ़ता है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आती है, इकोनॉमी के लिए बहुत से जैसे नितिन सिंघानिया, मृणाल सर के नोट्स है, तो यही बुक्स है। लेकिन मेंस के लिए स्पेसिफिकली ये चीज हम बहुत मिस करते हैं, बहुत कैंडिडेट्स को ये चीज नहीं पता होती है कि मेंस के लिए अलग से नोट्स होने चाहिए, अलग से आपके पास सोर्सेज होने चाहिए कि जिस में आप ज्यादा मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि प्री में 2 फैक्चुअल ज्यादा होता है, लेकिन मेंस में एनालिटिकल ज्यादा होता है। तो मैंने जो मेंस के लिए मैंने शून्य आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे, जो बुक्स आती है वो मैंने मेंस के लिए फॉलो किए थे, और प्लस मेंस के लिए जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था वो था द हिंदू न्यूज़पेपर, और उसके बगैर मुझे नहीं लगता मेरी जर्नी ये पॉसिबल होती। अगर मैंने 2 साल पूरा अच्छे से हर दिन में 2 घंटे लगा के द हिंदू मैंने पढ़ा है, मैंने नोट्स बनाए हैं, और लेकिन फिर उसको एग्जीक्यूट किया है जी। मैं इस न्यूज़पेपर का मैं आपको ये बताऊंगा, अभी जो हमारा ये हुआ एग्जामिन्स वो GS2 GS3 में बहुत ज्यादा एनालिटिकल आया था, और न्यूज़पेपर का इतना रोल था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो स्वामीनाथन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है इंडिया में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक रिस्पॉन्स आफ्टर कोविड डिजास्टर। तो वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, जैसे मैं हर कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ उसको समझता हूँ, उससे नोट्स बनाता हूँ, उससे मैंने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस बार मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आया था अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसी पोस्ट कोविड-19। तो ये चीजें आपको बुक नहीं सिखाएगी, ये चीजें आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगी। कभी आप आर्टिकल पढ़ते हो, जैसे अभी EWS रिजर्वेशन का इशू चल रहा था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने वो जो भी थर्ड किया वो अमेंडमेंट, उसमें ये कम इतने बहुत सारे आर्टिकल्स आए, इसमें कुछ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो द हिंदू में आर्टिकल्स लिखते हैं या इंडियन एक्सप्रेस जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ ऐसा कोट लिखेंगे, कुछ ऐसी बात फैक्ट उसमें मेंशन करेंगे जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जब आप आंसर में लिखते हो तो ये आपका ना वैल्यू जो है ना उसको इनरिच करता है, आपका आंसर सबसे हटके होता है, क्योंकि एग्जाम असल में मेंस ही है, प्रीलिम्स एक गेट है, प्रीलिम्स आपको अफसर बना नहीं सकता लेकिन बनने से जरूर रोक सकता है।
वो एक गेट है, गेट क्रॉस करने के बाद जब आप अंदर जाते अब असल में एग्जाम, इसीलिए इसको मेंस बोलते हैं। अब आपका एग्जाम है जिसमें 8 पेपर आपको लिखने हैं। आपको एक पेपर में 20 क्वेश्चन है जो जीएस और ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो वो न्यूज पेपर है, जहाँ से आप बहुत ज्यादा अच्छे लोगों की, जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस कंट्री में, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट सर जो होता है, पर्सनालिटी टेस्ट एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने जाने के बाद कोई पीटी की तैयारी करेगा, नहीं। वो पूरी जिंदगी में आपने क्या सोचा है, आपकी सोच क्या है, आप ऑब्जेक्टिव हो, आप ऑनेस्ट हो, आप इम्पार्शियल हो, वो आपको आंसर से बता देंगे कि आप कैसे हो क्या नहीं हो। सिंस जैसे मेरे पापा पुलिस में थे, तो जब मैंने इंट्रो में वो मेंशन किया कि मेरे आई कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैकग्राउंड, तो मेरा क्वेश्चन उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, शुड वी रिवोक अप्सपा फ्रॉम द कश्मीर। तो उनको ये देखना था, उनको मेरे फैक्ट से कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनको सिर्फ ये देखना था कि ये बायस्ड है कि नहीं है, इसकी आइडियोलॉजी कहां से की है, वेदर ही विल स्टे न्यूट्रल और नॉट। तो ये सारी जो क्वेश्चन है ना, ये वो पर्सनालिटी में देखते हैं कि इस क्वालिटीज क्या है। ये कुछ क्वेश्चन से वो आपकी ऑनेस्टी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में से वो आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये सारी चीजें वो पर्सनालिटी की टेस्ट है। ओवरऑल अपने आप को ग्रूम करो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, एक अच्छे इंसान बनो, ऑब्जेक्टिव बनो, आप रेसिस्ट ना, वो आइडियोलॉजी ना रखे, एकदम बिल्कुल लिबरल ऑनेस्ट ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी जब आप रखोगे तो वो आपके आंसर्स में दिखेगा, चाहे मेहनत में हो या आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो। जी सर। डॉक्टर साहब, फॉरेन फ्लाज एरिया, देहाती गांव है, पावर कट्स है, रोड क्लास है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज देखने को मिलता है यहाँ पे। हालांकि आपने एक फॉरेन फ्लाज एरियाज में वादी लोलाब की हम बात कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कैसे आप मोटिवेट हुए और कहाँ से आपकी बेसिक जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुआ? सर मैं 2011 में जब डॉक्टर शाह फैसल ने 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो उसी टाइम मुझे पता चला कि सिविल सर्विस कोई ऐसा एग्जाम है। शायद उसी दिन मास अमाउंट में पैन लेवल पे जम्मू कश्मीर में उसी दिन सिविल सर्विस का ज्यादा लोगों तक पता चला। तो बिल्कुल मेरा भी वही सीन था, सिंस क्योंकि वो हम एक ही स्कूल से आते हैं। डॉक्टर शाह फैसल साहब ने भी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम से पढ़ाई की है, बेसिक एजुकेशन। तो हमारे स्कूल ने उसको ज्यादा वो इमोशनली उस चीज को लिया, तो मुझे भी उसी चीज से पता चला। फिर मुझे माइंड में था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। 2 मैंने VDS किया है एज ए ग्रेजुएशन, लेकिन सिंस आई कंप्लीट ग्रेजुएशन इन 2020, उसके बाद मुझे पता था कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद VDS का एग्जाम कब क्रैक किया था? सर वो 2020 में मैंने कंप्लीट किया। मुझे उसमें मतलब जो 5.5 साल लगे। तो उसके बाद वो तो 2 मैंने ग्रेजुएशन की, लेकिन मुझे माइंड में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। वंस आई कंप्लीटेड दिस, फिर मैं फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन की और 2 साल में मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया। फैसल साहब को आप इंस्पिरेशन मानते हैं? जी बिल्कुल सर, फैसल साहब इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी वजह से ये पता चला मुझे कि ऐसा कोई एग्जाम है और मुझे उस चीज की तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल वो सर, क्या आप वो देख के वाकई रेडी हो गए कि मुझे सिविल सर्विस में जाके और पब्लिक डोमेन में जाके पब्लिक की खिदमत करनी? बिल्कुल सर, सिर्फ वो एक रीजन नहीं है, मैं ऑनेस्टली कहूंगा। 2 मुझे पता चला उस टाइम में, उस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ बिल्कुल कि मुझे मेहनत करनी है। लेकिन सिविल सर्विस में आने का इसमें बहुत सारी काफी रीजंस है। एक रीजन ये था द काइंड ऑफ सर्विस दिस वन गेट्स टू डू इन द सिविल सर्विसेज। इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया, बिकॉज वन विदाउट बीइंग अ डॉक्टर कैन इन सिविल व्हाइल बीइंग अ सिविल सर्वेंट can assure that people in his area are getting better health facilities. One in civil service, without being a teacher, can assure that his the children in his area are getting better education facilities. This catalytic nature of this services, this fascinated me, and I got very fascinated about this exam, about this service. तो ये सारे सब फैक्टर्स है कि मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, हमारी बातचीत जो है वो डॉक्टर साहब से हुई। आखिरकार पूरे मुद्दे पे जो है डॉक्टर साहब ने रोशनी डाले कि हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू गाइड, ईच एंड एवरीथिंग जो है इन्होंने टेबल पे सामने रखी। आखिरकार हमने भी कोशिश की कि डॉक्टर साहब से पूछे जो आने वाले युवा हैं वो कैसे अपने वे को जो है अपनाए, कैसे वो सेटिस्फाई हुए। बहरहाल डॉक्टर साहब ने भी हमें टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप कश्मीर न्यूज इनसाइडर। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुबशिर को इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज।